हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। आज आप लोग भी उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि पिछले दिनों की क्लास आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि पिछले दिनों हमने कहा था कि हम लोग आज 10th के लिहाज से समझेंगे कि दो चर वाले समीकरण होते क्या है। पिछले दिनों मैंने बेसिक्स बताए थे, आज थोड़ा बेसिक से ऊपर उठेंगे और जानेंगे कि आखिर के ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ये होता कैसा है। अब आप यहाँ पे समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें। नहीं तो क्या होगा कि आपको ये चीजें वैसे तो समझ में आएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जब मैं सॉल्व कर रहा हूँगा तो आपसे समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे कि समझ में नहीं आया। अतः आप हमारी पिछले वीडियोस को जरूर देख लें, आसान होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब रैखिक समीकरण तो होगा, दो चर वाला होगा, लेकिन उसके कितने होंगे? युग्म मतलब जोड़ा, पेयर होंगे। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो वो लीनियर इक्वेशन का पेयर है जो कि कैसा है? टू वेरिएबल्स के साथ है, दो चर वाला है। अब दो चर वाला सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन तो आप लोग ऐसे लिखते हो दो चर वाला सर। अब दो चर वाले समीकरण आपने पिछले दिनों ऐसा लिखना बताया था, है ना? जब आप बताए थे तो ऐसा था। यहाँ पे तो दो है, वो कैसे लिखा जाएगा? क्या वहां पर Cm प्लस Dn इज इक्वल टू m लिखा जाएगा? जी नहीं, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब होगा तो यही, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। साथ में दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉर्मली जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो हमेशा इसी टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए कि x और y यहां पर अभी भी चर हैं, जबकि a, b और c, ठीक है, संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a1, a2, b1, b2 लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। बस आप ये समझिए a, b, c क्या है? संख्याएं हैं, मतलब नियतांक है, जबकि x और y चर है। अब यहाँ पर सर, जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि इनके हल निकालना आवश्यक है, तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके हल निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो इनको हल निकालने के कई सारी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों को जान लेना पड़ेगा। पहली चीज कि आपको यह जानना पड़ेगा कि सर इसका हल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका हल है ये नहीं, फिर आप क्वेश्चन करोगे कि सर आपने तो पिछले क्लास में कहा था कि इस तरह के समीकरण के अनेक हल होते हैं। हाँ होते, लेकिन केवल एक रैखिक समीकरण का 2 या 3 हो गया तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि इसके हल हैं तो कितने हैं। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको इनके जो संख्याएं हैं उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? ध्यान से देखिए। अगर a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं और साथ में c1 बाई c2 निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले ही हमें पता चल गया कि सर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका जो हल होगा ना, अगर मैं इसके हल की बात करूं तो कितने हल होंगे? तो इसके केवल एक हल होंगे, केवल वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक हल होंगे। ठीक है, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। अर्थात इस एक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, मतलब अर्थात इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। अगला चीज, सर ये संगत होगा या असंगत होगा? ये चीजें आपसे क्वेश्चन में आएंगी।
ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले आपको जांच करना पड़ेगा ना, ठीक है। सर इसके हल होंगे या नहीं होंगे? तो सर होगा, कितना हल होगा? एक हल होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है सर। जब हल है तो इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि जब आपका दो चर वाला समीकरण हो तो उसका ग्राफ भी खींचा जा सकता है। तो जब इनका ग्राफ होगा तो वो कैसा होगा? तो ग्राफ इनका एक दूसरे को काट रहा होगा, पूरा एक दूसरे को काट रहा होगा, क्योंकि इसके भी एक सरल रेखा खिंचाएगी, मतलब एक लाइन खिंचा होगा, और इसका भी एक लाइन खिंचा होगा, और दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। यही इस इक्वेशन का हल होगा। क्या हल होगा सर? इसे कहते क्या है? इसको कहते हैं होगा प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सर ये संगत होगा या असंगत होगा? ये भी क्वेश्चन आएगा, संगत या असंगत, संगत होगा या फिर असंगत होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिनका भी सॉल्यूशन निकल सकता है उन्हें हम लोग संगत कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है, मान के चलिए पहला वाला दोनों बराबर हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाला अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाले और ये दोनों बराबर आ जाए, तब लोग तीसरे को चेक करेंगे, c1 बाई c2, और देखेंगे क्या ये इन सबके बराबर है। अगर है तो ठीक है, तो अगर बराबर हो गया तो सब, तो इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है, मतलब मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके मेनी सॉल्यूशन फाइंड होंगे, मतलब कई सारे सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हो, मतलब इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। सर जब ऐसा है कि अनेक हल है तो इसके ग्राफ कैसे होंगे? तो इसका ग्राफ जो होगा, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन जा रहा होगा, ठीक है, एक ही लाइन पर अगर ये एक लाइन है तो दूसरा लाइन भी इसी पे होगा, और इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और चूंकि इसका हल निकल गया, अतः इसको हम लोग संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, ठीक है सर। अगर ये है, अगर मान के चलिए बराबर ना होता तो क्या? तो ध्यान से देखिए, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में इसके हल नहीं हो सकते, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सर जब नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो सर पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। सर पैरेलल है, अब चूंकि इसका हल तो नहीं निकला, तो क्या कहेंगे? इसे असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहली चीज हमने क्या समझी कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उनमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका हल है कि नहीं है, ठीक है, नहीं तो पता चला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व हमें मिला ही नहीं। ध्यान देंगे सारे लोग, ये चीजें उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। जैसा कि अभी भी हमने क्या समझाया कि आपको पहले तो ये दो समीकरण जानने पड़ेंगे, या दोनों समीकरण जानने के बाद इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन है तो कैसे, क्या इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या इनका हल फाइंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उनको इस तरह से चेक करेंगे,
कैसे चेक करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे और b1/b2 चेक कर, अगर ये नॉट इक्वल है तो उसके एक हल होंगे, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा अर्थात इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। उसी तरह से नीचे भी चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। वैसे तो आप बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं हो, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि a1/a2 b1/b2 आप आसानी से चेक कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जांच करने को बोल सकते हैं कि जांच करें या चेक करें, ठीक है, या चेक द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, या फिर आपको कह सकता है कि जांच करें कि इसके कितने हल हैं, जांच करें कि ये संगत है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना, चेक करने के लिए कह सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि कौन कैसा होता है, ठीक है। चलिए बने रहिए, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके कॉपी में सामने रखिएगा, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आपको वो चीज समझ में आए। ठीक, चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 5x + 3y + 6 = 0 तथा मतलब एंड, ठीक है, और 7x - 5y + 6 = 0 के हल की जांच कीजिए, ठीक है, जांच करें, ठीक है, जांच करें, ठीक है, मतलब चेक द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, चेक द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जो दी गई समीकरणों की जो जोड़े हैं उनके हलों की जांच करनी है, ठीक है, कि इसके हल होंगे तो कितने हल होंगे, ठीक है। तो चलिए हल होंगे, होने के साथ साथ हम इसको ये भी चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसका ग्राफ कैसा होगा, सॉल्यूशन कितने होंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन करते समय 5x + 3y + 6 = 0 एंड हमें दिया गया है 7x - 5y + 6 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं कि ये a1 = 5 है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो a1 b1 और c1 है, a2 b2 c2 है, तो इसी तरीके से दोनों इक्वेशन में अलग अलग लिख लेते हैं। a1 = 5, b1 = 3, c1 = 6 एंड यहाँ पे देखते हैं a2 = 7, b2 = -5 एंड c2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर हम क्या बोले थे, a1/a2 निकाल के चेक करेंगे। सर a1/a2 कितना आ गया 5/3। अब निकाल के देखते हैं b1/b2 कितना आ गया 3/-5। सर -3/5 आया। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, तो जी नहीं जी, इक्वल तो है नहीं। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, ठीक है। अगर मान के चलिए ये इक्वल हो जाता तो हम c1/c2 भी चेक करते, लेकिन ये हमारा पहले ही नॉट इक्वल आ गया। जब नॉट इक्वल आ गया तो हमने क्या बताया सर, हल कितने होंगे, हलों की संख्या, अगर हलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ओनली वन सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब एक हल होंगे, अर्थात अद्वितीय हल होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें लिखी रहेंगी,
आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखी रहेंगी। मैं वो सारी चीजें जो जितनी पॉसिबिलिटी है मैं सब लिख दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पे एक हल हो, अद्वितीय हल हो, लेकिन इन सबका मतलब एक ही होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक। सर हलों की संख्या एक है, ग्राफ कैसा होगा, नेचर ऑफ ग्राफ की बात करता है तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अभी मैंने जो पीछे लिखवाया था ना सब चीज, पीछे मैंने ये जो टेबल बनाया था उसके अंदर देखो, इसके सामने ये सारी चीजें लिखी गई है ना। कैसा होगा ग्राफ, तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट करेगा। सर ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, ये संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है, तो ये संगत है सर। असंगत को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये अविरोधी, मतलब ये विरोध नहीं करता, बस ये कट करेगा, अर्थात इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक दूसरे पे कट कर रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई। इस तरीके से अगर आप लोग बना रहे हो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, क्या एक्सरसाइज नंबर 1, अर्थात अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 का 3.1 नंबर एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए मेथड का जानना जरूरी है, और हम लोग मेथड्स के बारे में, सॉरी कि आज फिर वीडियो ज्यादा हो गई, क्योंकि वो कोई बात नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा होने से फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना, पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आएगी तो आप क्या समझेंगे, है ना। अगर मान के चलिए कि अगर हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ने का क्या लाभ। मान के चलिए कि हम केवल चैप्टर वाइज खत्म करिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और पता चला दिमाग के अंदर कोई चीज सेफ हो ही नहीं रहा, कोई चीज अट ही नहीं रहा है, फिर हम बेकार में ना पढ़ रहे हैं, कोई चीज सॉल्यूशन है ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन समझते हुए चलना है, सॉल्व जरूर करें। वैसा नहीं है कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सर जी को धोखा दे दें, हम नहीं बनाए, नहीं बनाओगे तो मेरा या किसी अदर टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो जहां भी, तो उसका कुछ नहीं जाने वाला, आप नहीं बनाओगे तो, ठीक है। बस उसका काम था पढ़ाना, वो अपने तरफ से पूरा कर्तव्य निभा रहा है, आप अपने स्टूडेंट्स का कर्तव्य निभाइए। आप स्टूडेंट हो, एक छात्र हो, छात्र जीवन में छात्र का कर्तव्य निभाना होगा, आपको सॉल्व करना होगा इस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस, केवल यही नहीं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सभी में, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम होता है पढ़ाना, वो तो पूरा कोशिश करेगा कि आपको समझ में आए, लेकिन आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो क्या होगा, आपको वो सारी चीजें नहीं लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अतः ऐसा नहीं करना है, इस चीज को बनाना है घर पे, ठीक है। मैं अभी पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।